नमस्कार। मंथन 2021 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आप जानते ही हैं मंथन कार्यक्रम में इस बार हम 2020 पीछे की तरफ भी देख रहे हैं और साथ ही साथ 2021 कैसा रहेगा हिंदुस्तान के लिए आगे की तरफ भी देख रहे हैं। मंथन के इस सत्र में मेरे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। स्वागत करिए पीयूष गोयल का। पीयूष जी वैसे तो पूरे साल बिजी रहते हैं, लेकिन पिछला 1-1.5 महीना खास तौर से या पिछले कुछ महीने ज्यादा व्यस्त रहे हैं पीयूष गोयल के, क्योंकि आप जानते ही हैं रेल मंत्रालय भी संभालते हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री भी संभालते हैं और हाल के दिनों में फूड प्रोसेसिंग और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री भी इनको संभालनी पड़ रही है। बहुत स्वागत पीयूष जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया हूं। भगवान का आशीर्वाद है, आपका स्नेह है और आपके दर्शकों का स्नेह है, सब कुशल है। ओके, मैं ये सोच रहा था कि 2020 हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लोग ज्यादातर कोरोना वायरस की वजह से याद रखेंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि हमारे देश के रेल मंत्री, वाणिज्य मंत्री और फूड प्रोसेसिंग एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिनिस्टर पीयूष गोयल कैसे याद करेंगे 2020 को? उसमें कोई दो राय नहीं है कि महामारी में काफी नुकसान हुआ है, कई लोगों की जान गई है, कई लोग बीमार पड़े हैं और एक प्रकार से पूरे विश्व में अस्थिरता रही है। तो 2020 स्वाभाविक रूप से दशकों तक, सदियों तक याद रहेगा, एक तकलीफ, चुनौतियों से भरा वर्ष। लेकिन उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इस चुनौती को कैसे अवसर में बदलना, उसका एक नया पहलू देश के समक्ष रखा। और मैं समझता हूं मेरे तो तीनों मंत्रालय में जो अभी मेरे पास हैं, चाहे वो वाणिज्य क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, रेल में तो बड़े अभूतपूर्व चीजें हुई हैं इस पिछले 9 महीने में, और फूड डिस्ट्रीब्यूशन में और कंज्यूमर अफेयर्स में भी जितना काम इस 9 महीने में हुआ है, जितना फोकस्ड एफर्ट देश को आत्मनिर्भर बनाने में, देश को आगे के लिए तैयार करने में, एज दे से टू मेक इंडिया फ्यूचर रेडी, हमने इस पूरे 9 महीने का समय इस्तेमाल किया है। और मैं समझता हूं अगर एक रेस को देखें, जो स्प्रिंटर या स्पीड की रेस होती है, उसमें कोई भी व्यक्ति जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो पहले 2 कदम पीछे जाते हैं और फिर तेज गति से आगे रेस में भाग लेता है। मैं समझता हूं हम इस वर्ष को ये 2 कदम पीछे वाला वर्ष देख रहे हैं और हमारा मानना है कि आगे देश बहुत तेज गति से बढ़ेगा। ओके, तो ये जो 2 कदम पीछे हमने खींचे, इसमें हमने अगर जीडीपी के टर्म्स में देखें, जीडीपी ग्रोथ को, तो हम -20s में चले गए थे, फिर हम -7 के आसपास आ गए। तो 2021 के पहले क्वार्टर में आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव में आ जाएंगे? अवश्य आ जाएंगे, हमारे को पूरा विश्वास है। जिस प्रकार के संकेत अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज, सेक्टर्स देश के कोने कोने से आ रहे हैं, बाय एंड लार्ज भारत के लोगों ने बड़ी सफलता से इस चुनौती का सामना किया है। अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से फिर पटरी पर आ रही है। मैं आपको बताऊं तो रेलवे अकेले में जो मालगाड़ी, जो माल ट्रांसपोर्ट करती है, फ्रेट जिसको कहते हैं, आज के दिन हम 1 साल पहले जो दिसंबर 27 तक का फ्रेट था, उसमें और आज में मात्र 2-3% का अभी शॉर्टफॉल रह गया। वो भी हम आगे चल के अगले 2 महीने में रिकवर कर लेंगे। तो ये 2020-21 का वर्ष हम फ्रेट की दृष्टि से पिछले वर्ष से ज्यादा सामान मूव करेंगे, ज्यादा फ्रेट का रेवेन्यू कमा पाएंगे। पैसेंजर में तो स्वाभाविक रूप से बहुत नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ फ्रेट ट्रेन की जो स्पीड है, जो गति है, जिससे सामान समय पे पहुंचता है, उसको हम दुगना करने में सफल हुए। ओके, मैं आपके जो 3 मंत्रालय हैं अलग अलग, उन पे स्पेसिफिक बात करना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं उस चुनौती के बारे में बात करना चाहता हूं जिससे निपटने की कोशिश आप इस समय कर रहे हैं, और वो है किसानों का आंदोलन। क्योंकि जो जितनी भी बातचीत सरकार की और किसानों की हुई है, उसमें आप उस सरकार के प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। क्या लग रहा है आपको 2021 में, क्योंकि अब तो 2020 खत्म हो ही गया,
नए साल में, अगले कुछ दिनों में इसे सुलझा लेंगे क्या? क्योंकि किसानों का जो रुख है बड़ा कड़ा है। वो कह रहे हैं कानून वापस लेने से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। मानव जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत 6 वर्षों में लगातार किसानों की चिंता की है, किसानों के हितों की चिंता की है। यहाँ तक के जो कृषि क्षेत्र का बजट पे आवंटन है वो 6 गुना हो गया है पिछले 6 वर्ष में। इस वर्ष के बजट में तो 1,30,000 करोड़ से भी अधिक राशि कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई। बहुत सारे अहम कदम उठाए गए हैं गत 6 वर्षों में। कृषि कानून भी देश भर में बड़ा प्रतिसाद मिला है, उसको बड़ा स्वागत हुआ है देश भर में। और इसका प्रमाण अगर कोई चाहे तो एक प्रकार से जितने चुनाव हुए हैं जून के बाद, जब ये कृषि कानून का ऑर्डिनेंस आया था, और अधिकांश चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों में हुए, उस सब में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक परिणाम मिले। कल का अरुणाचल का देख लीजिए, पंचायत चुनाव टोटल स्वीप किया गया। बिहार में हमारी सरकार फिर एक बार आई, फिर बाई इलेक्शन चाहे उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, सभी जगह हम जीते। राजस्थान के पंचायत चुनाव जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं उसमें हमारी विजय हुई। तो एक प्रकार से देश भर में इसका स्वागत हुआ है। दुर्भाग्य से कुछ किसान भ्रमित हो गए, कुछ गलत फहमियों में रहे, खासतौर पे हमारे पंजाब के किसान। उसके लिए भी सरकार खुले मन से और साफ नियत के साथ उनके साथ चर्चा कर रही है। अगली चर्चा की दौर 30 तारीख को होगी और मुझे विश्वास है हमारे किसान भाई बहन हमारे ही अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा करके इसका समाधान जरूर निकालेंगे। पर ये पेच कहां फंसा है पीयूष जी? इतने दौर की बातचीत हो गई, 6-7 दौर निकल गए, कहां पर जाकर बात अटक रही है? क्योंकि आपने तो सारे संशोधन करने का उनको आश्वासन दे दिया। ज्यादातर उनकी शिकायतों पर सरकार ने काफी हद तक कदम पीछे खींचते हुए और उसमें सुधार करने की बात कह दी है, लिखित में दे दिया है। उसके बाद भी पेच कहां फंसा हुआ है? अब अभी भी उनके साथ चर्चा चालू है, अच्छे माहौल में चर्चा हो रही है, पिछली बार भी हुई थी। मुझे विश्वास है कि चर्चा के माध्यम से इसका हल निकलेगा। अब कई बार चर्चा में जल्दी हल निकल जाता है, कई बार थोड़ा समय लगता है। इस वाले मामले में थोड़ा समय लग रहा है, पर मुझे विश्वास है कि चर्चा से हल निकल आएगा। ओके, ऑल राइट, मैं भी समझ रहा हूं, क्योंकि अब जबकि ये एक बहुत ही निर्णायक दौर में ये बातचीत पहुंच रही है, तो फिर मुझे पता है कि आप भी उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। चलिए देखते हैं उस बातचीत से क्या निकलता है। लेकिन इसमें हमने देखा है कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के रिश्ते इस पूरे आंदोलन के बीच काफी खराब हो गए हैं। और मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि सरकार पंजाब की आप पर आरोप लगाती है, खासतौर से पीयूष गोयल पर, रेल मंत्री पर, कि आपने जानबूझकर पंजाब में रेलवे सर्विसेज रोक दी। आप पंजाब को सबक सिखाना चाहते थे। इस आंदोलन में आप पंजाब सरकार को पार्टी बनाना चाहते थे, या किसानों ने अगर कहीं 2-4 पटरियों पर बैठकर ट्रेन रोकी, आप उसके लिए सारे के सारे पंजाब को सजा देना चाहते थे? पीयूष जी, मैं समझता हूँ एकदम बेबुनियाद आरोप है। पंजाब सरकार भी जानती है, लगातार मेरा वार्तालाप पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ उस दौरान भी चलती रही। उनको पता है कि 24 सितंबर 2020 को जब ये एजिटेशन शुरू हुआ पंजाब में, तब कई जगहों पे किसानों ने रेल को ब्लॉक कर दिया, ट्रैक्स के ऊपर बैठ गए। आपने तो चित्र देखे ही होंगे, कई जगह तो उन्होंने टेंट खड़े कर दिए थे ट्रैक्स के ऊपर। तो स्वाभाविक रूप से ट्रेन ऑपरेशन बड़ा डेंजरस हो जाता है अगर लोग पटड़ी पे बैठे हैं। आप जानते हैं कि अगर पटड़ी पे लोग हों और ट्रेन तो तेज रफ्तार से आती है, उसको पता भी नहीं चलेगा लोग बैठे हैं जब तेज रफ्तार से गाड़ी आएगी, और कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता तो बड़ी जिम्मेदारी रहती है ट्रेन ऑपरेशन चलाने के लिए। और जिस प्रकार की इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई थी पूरे पंजाब में, जिस प्रकार की माहौल में ट्रेनें चल रही थी, तो हमारा भी स्टाफ आखिर चिंता करता है कि ट्रेन ट्रैक्स पे लोग लेटे हुए हैं, ब्लॉक करके बैठे हैं, उस बीच पे हम ट्रेन भी चलाएं तो थोड़ा डेंजरस मामला हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बढ़ जाती है।
ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमारे यूनियन ने भी हमें लिख के दिया कि जब तक पंजाब सरकार पूरी तरीके से आश्वासन नहीं देती है कि सभी प्रकार की ट्रेन सर्विसेज चल सकती है, वो नहीं चाहेंगी कि वहां पे ट्रेन सर्विसेज चले। इसलिए 1 अक्टूबर से हमें ट्रेन सर्विस जो किसान एजिटेशन के कारण अनसर्टेनिटी थी और जो रिस्क था उसको मद्देनजर रखते हुए उसको बंद करना पड़ा। उसके बाद हमने 23 नवंबर को फिर एक बार ये सर्विसेज चला दिए और अब दोनों तरफ से ट्रेन जा भी रही है, आ भी रही है। मतलब पंजाब में 100% अब रेल सर्विस रिज्यूम हो चुकी है, आप ये बता रहे हैं? हाँ, आजकल तो कोई कंप्लेन किसी ने की नहीं है मुझे। आपके पास कोई है क्या जानकारी? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई फोन भी नहीं आया है। हाँ। इधर से कोई कंप्लेन नहीं हुई है। पैसेंजर ट्रेन, गुड्स ट्रेन सब चल रही है। लेकिन एक कंप्लेंट जरूर हो रही है, आपके विरोधी जो हैं विपक्षी दल, वो ये कह रहे हैं कि आपने किसान आंदोलन को खालिस्तानी, देशद्रोही, न जाने क्या क्या कह दिया। दूसरी तरफ आप रेड्स पड़वा रहे हैं आड़तियों पर, कुछ किसान संगठनों पर, क्योंकि आपकी बातों में किसान नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आप दबाव की राजनीति कर रहे हैं। अब दबाव की आपने नीति अपना ली है पीयूष जी। पहली बात तो हम में से किसी ने कभी भी, और ये मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, ये आरोप नहीं लगाया कि ये खालिस्तानी इसमें इन्वॉल्व है। अगर किसी ने कहा है तो गलत है, और किसी प्रकार से भी सरकार की या केंद्र में किसी की भी ये मंशा नहीं है कि इसमें कोई खालिस्तानी घुस गया। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा। रही बात कि कुछ कम्युनिस्ट और लेफ्ट के एलिमेंट्स इस एजिटेशन में प्रमुख भूमिका ले चुके थे, ये बात तो आपने खुद ही देखी होगी, तो सार्वजनिक हमने भी मीडिया के माध्यम से ही देखी। और जिस प्रकार की डिमांड्स पहले रेज किए जा रहे थे, शारजिल इमाम को छोड़ दिया जाए, उमर खालिद को छोड़ दिया जाए, पोएट्स को छोड़ दिया जाए, तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है मानव जी आप या आपका चैनल भी उसको देख चुका है, और वो कोई भी इस देश में उस प्रकार के डिमांड्स पे तो मैं नहीं समझता हूं किसानों के साथ ये डिमांड्स को जोड़ना चाहेगा। किसान कृषि क्षेत्र के डिमांड्स रखे वो तो हम समझ सकते हैं, ये डिमांड्स का औचित्य हम आज तक नहीं समझ पाए। और रही बात अगर कोई कार्रवाई किसके ऊपर हो रही है, ये आजकल बड़ा अच्छा कन्वीनियंट एक्सक्यूज बन गया है कि कोई गलत काम करे और उसमें कार्रवाई हो तो उसको एक अलग रूप या अलग रंग देने की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूं ये सरकार पहले दिन से 2014 से प्रतिबद्ध रही है कि देश में भ्रष्टाचार मिटाना है, देश में कालाबाजारी हटानी है, देश में जो गलत काम होते हैं, जो इनकम टैक्स की चोरी करे, कोई जीएसटी की चोरी करे, कोई मनी लॉन्ड्रिंग करे, जितने गलत काम हुए, बैंक के लोन्स के बारे में जिन जिन लोगों ने गलत काम किए उस पर कार्रवाई ये सरकार लगातार 2014 से कर रही है। और ये देश की मांग थी, ये देश को चाहिए था, देश की जनता चाहती थी कि इस पे कार्रवाई हो, और इसीलिए हमें 2019 में फिर एक बार चुन के और बड़ी मेजॉरिटी के साथ चुन के हमें सरकार में भेजा। आपने सरकार के एक्शन की बात की ना, तो अचानक मुझे याद आया कि क्योंकि आप तो खुद महाराष्ट्र से आते हैं, आज ही संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, वो कह रहे हैं कि अपने विरोधियों को जानबूझकर सीबीआई, ईडी, कभी इनकम टैक्स, क्योंकि संजय राउत की पत्नी को भी ईडी का नोटिस चला गया। महाराष्ट्र की राजनीति तो आप बहुत बढ़िया समझते हैं पीयूष जी, आपका अच्छा दखल है वहां पर, कुछ जवाब देना चाहेंगे आप उस पर उनको? मानव जी, ये तो कार्रवाई पहले से चल रही थी, कोई आज की कार्रवाई नहीं है, ये तो पुरानी कार्रवाई की जिक्र हो रहा है। उस समय उन्होंने कुछ समय मांगा था कोई कारण से, हाँ, तो उसके हिसाब से वो प्रोसेस चल रहा है, उसमें आज कोई कार्रवाई हुई है या आज उसके ऊपर कोई जवाब देने की आवश्यकता है, मैं नहीं समझता। ठीक है, ये जो रेल ऑपरेशंस हैं कोविड की वजह से हम जानते हैं बहुत अफेक्ट हुए हैं पीयूष जी, तो आज की तारीख में कितने % रेल चल रही है, और कब तक, अगले कितने महीनों में आपको लगता है कि 100% रेल चलने लगेगी देश में? जैसे मैंने बताया, फ्रेट में तो लगभग हम पिछले साल के लेवल पर आ गए हैं। पिछले
3-4 महीने में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 5 महीने हमने हर महीने पिछले वर्ष के उसी महीने के निस्बत अधिक लोडिंग की है। दिसंबर में भी हम 9% दिसंबर 19 के निस्बत ज्यादा है। और उसके कारण हमने जो लॉकडाउन के समय जो लूज किया था फ्रेट का ट्रैफिक, जो कारोबार बंद था लॉकडाउन के समय, उसके कारण फ्रेट लोडिंग कम हो गई थी, पावर कंजम्पशन कम हुई थी, ये सबको हम मेकअप कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 2020-21 को पिछले वर्ष के सामने ज्यादा लोडिंग भी करेंगे, होपफुली ज्यादा फ्रेट रेवेन्यू भी कमाएंगे। रही बात पैसेंजर्स की, अभी तक काफी मात्रा में कोविड की समस्या खत्म नहीं हुई है। वैक्सीन आने को समय है, इलाज को भी समय है, तब तक हम ढिलाई नहीं कर सकते। तो पैसेंजर सर्विसेज आस्ते आस्ते जहां जहां से डिमांड आती है पैसेंजर्स की, उसको रिवाइव कर रहे हैं। अनरिजर्व सर्विस हम किधर भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो भीड़ भड़कम होती है, तो कोविड फैलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। पर रिजर्व सर्विसेज आस्ते आस्ते नॉर्मलाइज होते जा रही है। जैसे कि मैं देख रहा था कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन, आज 2/3 मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई। मुंबई की सबर्बन लगभग पुरानी जितनी चलती थी उस लेवल तक चली गई, लेकिन जो पहले भीड़ भड़कम होती थी, जो लोग बड़े पैमाने पे आते थे, उसको अभी तक शुरू नहीं किया गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके इस पे निर्णय समय समय पे ले रही है, कोविड की स्थिति को भी संभालते हुए और पैसेंजर्स की सुविधाओं को भी देखते हुए। ओके। अच्छा, बार बार ये आरोप भी लग रहा है और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि रेलवे को आप प्राइवेट करने जा रहे हैं, निजी हाथों में देने जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या 2021 में इस पर बात आगे बढ़ेगी क्या? इतनी बार चर्चा हो चुकी है मानव जी, आपने भी मेरे कई बयान देखे होंगे। हाँ, भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की जनता की संपत्ति है, भारत की सरकार उसको उसकी मालकियत है और उसको चला रही है। लेकिन साथ ही साथ देश की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। देश चाहता है कि पैसेंजर सर्विसेज भी बढ़े, देश चाहता है कि फ्रेट भी सस्ता भी हो और बड़े पैमाने पे मालगाड़ियां देश में आवाजाही करें और सामान को ढोएं। अगर व्यवस्थाओं को बढ़ाना है, अगर व्यवस्थाओं में और तेज गति लानी है, अगर अच्छी सुविधाएं हमारे पैसेंजर्स को देनी है, और ट्रेन चलानी है, और ट्रैक्स ले करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है, बढ़ाना भी है, सुधारना भी है, स्टेशंस का सौंदर्यीकरण और करना है। अब इन सब चीजों का जब आकलन लेते हैं, नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाना, कंटेनर ट्रैफिक बढ़ाना, ट्रैक्स ले करके दूर दूर कोने कोने तक लेके जाना, स्टेशंस के सौंदर्यीकरण के साथ साथ फ्रेट टर्मिनल्स भी और बढ़ाना, इन सब चीजों को जब मद्देनजर रखते हैं तो लगभग 50 लाख करोड़ का निवेश अगले 10 साल में लगेगा। स्वाभाविक रूप से सरकार के पास इतनी बड़ी राशि अगले 10 साल में निवेश करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे में नई सुविधाएं आए, सौंदर्यीकरण हो स्टेशनों का, नए ट्रैक्स ले हो, फ्रेट की सुविधाएं बढ़े, पैसेंजर ट्रेन और ज्यादा चले, इन सब के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निजी क्षेत्र के लोग भी इसमें निवेश करें और बड़े पैमाने पे रेल का विस्तार हो। मैं समझता हूं इसमें तो किसको कोई आपत्ति नहीं होगी। पैसेंजर्स और छोटे बड़े उद्योग, एमएसएमई सेक्टर को और सुविधाएं मिले, उसमें तो किसको कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ये पूरी तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है कि रेलवे का निजीकरण किया जाए। ओके। अच्छा, बुलेट ट्रेन आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या उसका काम ट्रैक पर चल रहा है और कब तक हम पहली बुलेट ट्रेन देखेंगे पीयूष जी? देखिए, हमारी तो इच्छा थी कि इसका काम और तेज गति से हो। थोड़ा लैंड एक्विजिशन में समय लगा, खासतौर पे महाराष्ट्र में अभी भी बहुत पीछे चल रहा है लैंड एक्विजिशन। गुजरात में लगभग 90% से अधिक जमीन
अब हमारे ताबे में आ गई है। इससे हमने गुजरात का जो स्ट्रेच है उस पे काम शुरू कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी और तेज गति से जमीन अधिग्रहण कर दे और बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाए, जिससे महाराष्ट्र के स्ट्रेच भी तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब मुझे आखिर में पीयूष जी भारत और चीन पर आना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसा इशू है, ऐसा मुद्दा है जिस पर आपने भी अक्सर बात की है और आपकी सरकार ने भी अक्सर बात की है। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल, और पूरे देश में एक सेंटिमेंट उभरा है कि ऐसे में जब चीन बार बार शरारत करता है और सरहद पर हमारी जमीन पर कब्जा करता है, हमारे फौजी शहीद हो जाते हैं, तो फिर चीनी सामान पर हम अपनी निर्भरता कम कैसे करेंगे? हम कहां तक पहुंचे हैं उस मुहिम में? चीनी सामान का बहिष्कार करें और अपने ही सामान से हम अपने लोगों की जरूरत पूरी कर सकें। मानव जी, सवाल कोई एक देश का या कोई और स्पेसिफिक देश का नहीं है। सवाल ये उठता है कि ऐसी कई चीजें हैं जो भारत में बन सकती हैं, भारत में क्षमता है, कुछ मात्रा में बन भी रही है, लेकिन उसकी अगर हम क्वालिटी सुधारें, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, जिससे उसके दाम भी नियंत्रण में रहे और बड़े पैमाने पे अगर बनती है तो देश की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है और एक्सपोर्ट मार्केट में भी बड़े कंपेटिटिव दाम पे भारत से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे जब हम एक एक सेक्टर को देखते हैं तो हमारे मंत्रालय ने 24 सेक्टर ऐसे आइडेंटिफाई किए, जिसमें सिर्फ 24 सेक्टर, जिसमें अगर हम बड़े स्केल पे अच्छी गुणवत्ता वाला सामान बनाते हैं तो हम देश की भी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी हम कंपटीशन में खड़े हो सकेंगे और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकेंगे। इन 24 सेक्टर्स का जब हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, और ये एनालिसिस सरकार ने नहीं, प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री बॉडीज और एसोसिएशन और सरकार सबने मिलकर इसका आकलन किया, इसकी स्टडी की, देखा क्या क्या कदम उठाने से गुणवत्ता क्वालिटी भी सुधरेगी, दाम भी नियंत्रण में रहेंगे और एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। तो हमें ध्यान में आया कि 24 सेक्टर में 20 लाख करोड़ का सालाना उत्पादन भारत में बढ़ सकता है, और जब 20 लाख करोड़ का सालाना उत्पादन भारत में बढ़ेगा, जो देश के लोगों के भी काम आएगा और एक्सपोर्ट भी हो पाएगा, तो स्वाभाविक है कि 20 लाख करोड़ में अंदाजा 30-35% लोगों की जेब में सीधा पैसा जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां बनती है, उद्योग जगत को और प्रोत्साहन मिलता है, नए उद्यमी आते हैं, स्टार्टअप्स को और बल मिलते हैं, एमएसएमई सेक्टर और तेज गति से प्रगति करता है, और इस सबसे लगभग 30-35% तो सीधा लोगों की जेब में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहुंचता है, यानी 6-7 लाख करोड़। तो ये हमारे उपभोक्ताओं को 6-7 लाख करोड़ की क्षमता बनती है, कमाई होती है, नौकरियां बनती है, काम के अवसर बनते हैं, वो हमारे उपभोक्ता बनते हैं तो डिमांड और जनरेट होती है मार्केट में। तो एक चक्रव्यूह है जो आत्मनिर्भर भारत को तेज, अर्थव्यवस्था को भी तेज गति देगा और भारत को भी स्वयं एक अंतरराष्ट्रीय शक्ति बनाने में बड़ा योगदान करेंगे। और साथ साथ चीन को संदेश भी तो देगा पीयूष जी, जो हमने किया भी है, हमने उनके इतने सारे ऐप्स भी बैन किए हैं। वो सिक्योरिटी कारण से बैन हुए, उसका कारण अलग ही था, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई एक देश विशेष कार्यक्रम नहीं है। देश को आत्मनिर्भर बनाना यानी कोई इंपोर्ट को हम बैन नहीं कर रहे, हम देश को स्वयं एक शक्ति बनाना, देश को आत्मनिर्भर बनाना यानी देश के द्वार बंद नहीं करना, देश के द्वार खोलना, जिससे और बड़े पैमाने पे हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। कोई वस्तु ऐसे भी होंगे जहां कंपेटिटिव नहीं है, जो विदेश से आएंगे, लेकिन अधिकांश हमने देखा है कि भारत में बहुत शक्ति है, भारत बहुत तेज गति से ग्रो करेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की भूमिका और बड़ी बनाने का काम करता है। इसी नोट पर आपको थैंक यू कह रहा हूं, शुक्रिया पीयूष गोयल जी, न्यूज़ 24 के मंथन कार्यक्रम में आने के लिए। जाहिर है इतने सारे मंत्रालय आप संभाल रहे हैं, लंबा चौड़ा काम है
अब नए साल के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सभी दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, आप सब और तेज गति से प्रगति करें नए वर्ष में। ऐसे में आप सबको, आपके परिवार को शुभकामनाएं देके विदा लेता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू पीयूष गोयल जी। तो ये थे पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री मंथन में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।